अदम्य अदिति गुरुकुल की तरफ से मैं सभी बच्चे और बच्चियों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं उन दोनों महान हस्तियों को, डॉक्टर रहमान सर को और मुन्ना भाई को, जिन्होंने इस विपत्ति के समय में भी आप लोगों का साथ देने की कसम खाई है और इस विपत्ति के समय में पटना जैसे सिटी में रहकर ये क्लासेस कंडक्ट की है। आज मैं बात करता हूं हिंदी क्लासेस के बारे में और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा जो सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस की परीक्षा आप लोगों की होने वाली है, उस परीक्षा में हिंदी से किन किन तथ्यों के ऊपर जानकारी मिलेगी। सबसे पहली बात करेंगे हम हिंदी में किस तरीके से आपको पेपर को देना है। हिंदी में 2 पेपर होंगे जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। पहला पेपर हिंदी का होगा जो क्वालिफाइंग होगा, मगर हम जो हिंदी के बारे में बात करेंगे उस हिंदी में सबसे पहले आपको देखना होगा, उसको 2 पार्ट में बांटना होगा। पहला पार्ट वो होगा जिसमें कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान से पढ़नी है और दूसरी चीजें वे होंगी जिनमें आप लोगों को नियम समझने हैं। तो आज हम बात करेंगे दोनों की, नियम कौन सी चीजों में समझने हैं और कौन सी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। पहली चीज है, हम सबसे पहली बात करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला में बहुत सारी चीजें आपको समझने वाली होंगी। उन चीजों को समझने के लिए आपको मैं एक वीडियो जो अभी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, जिसमें भी कोई भी परेशानी अगर आपकी वर्णमाला से कंसर्न होगी वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगा। दूसरी चीज, अगर मैं बात करता हूं अब उन विषयों की जो चीजें आपको ध्यान से देखनी है, जिनमें आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी काफी है तो हम बहुत सारी चीजें शॉर्टकट ना करके उनको एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अलंकार है, अलंकार बहुत टिपिकल नहीं है, अलंकार में बहुत छोटी सी ट्रिक्स हैं, उसके माध्यम से मैं जब अगली वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा तो अलंकार को समझाऊंगा। अलंकार है, रस है, छंद है, इनसे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कुछ जो दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं उसमें आपके पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, एक अनेकार्थी शब्द हैं, मुहावरे हैं। ये जो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके नंबर बटोरने वाले टॉपिक कहे जाते हैं। उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती। उनमें सिर्फ क्या होता है, आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से हमें विलोम शब्द का इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से हमें पर्यायवाची का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से हमें मुहावरे का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम इन वीडियोज़ के माध्यम से बताएंगे। आज के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आज का टॉपिक हमने हिंदी से लिया है वर्णमाला से। वर्णमाला अगर हम बात करते हैं भाषा की, चाहे वो किसी भी प्रकार की भाषा हो, वो उर्दू भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या जर्मनी भाषा हो, हर भाषा के अंदर वर्णमाला होती ही होती है। सबसे जरूरी चीज है, अगर वर्णमाला की हम हिंदी की वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला में, हिंदी की वर्णमाला में हमारे कितने हैं, 52 वर्ण हैं, 50 और 2 52 वर्ण हैं। अगर हम फिर बात करते हैं लिपि की तो हिंदी के अंदर हमारे 52 वर्ण जो है वो देवनागरी लिपि से बने हैं। और देवनागरी लिपि कहां से बनी है, देवनागरी लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि से बनी है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि बनी है और देवनागरी लिपि में जो हमारे वर्ण है वो कितने हैं, 52 वर्ण है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछता है कि हिंदी का सही विकास क्रम बताइए। विकास क्रम क्या है, हिंदी ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया, उस प्रोग्रेस को हम विकास क्रम बोलते हैं। तो विकास क्रम कैसे किया, सबसे पहले क्या था, संस्कृत थी। जब हम वेदों में पढ़ते थे, वैदिक काल में तो संस्कृत भाषा होती थी और संस्कृत में हम अपनी आम भाषा में बातचीत नहीं कर पाते थे, तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो हम आम जनता से बात कर सकें। अतः आम जनता से बात करने के लिए संस्कृत लागू नहीं थी, संस्कृत में नहीं बात कर सकते थे, तो हमने क्या बनाया, लौकिक संस्कृत बनाई। जैसे हम बात करें रामचरितमानस और रामचरितमानस, तो रामचरितमानस क्या है, संस्कृत है, चरित्र, और रामचरितमानस क्या हुआ, लौकिक संस्कृत हुआ, मगर दोनों ही भाषा कठिन थी। उसके बाद हम बात करते हैं पाली। जब महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को लिखना शुरू किया और उनको शिलालेखों पे बढ़वाना शुरू किया, तो इसलिए उनको एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ी जो वे आम जनता को रूबरू करा सके। तो उन्होंने एक भाषा बनाई संस्कृत से निकालकर, जिसको उन्होंने बोला पाली। पाली के बाद महावीर स्वामी आए, उन्होंने एक भाषा बनाई प्राकृत। प्राकृत के बाद बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश को हम बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, भाषा के बिगड़े हुए रूप को हम अपभ्रंश कहते हैं। अगर आपसे एक प्रश्न करता है, सवाल करता है आपके एग्जाम में कि अपभ्रंश क्या है, भाषा का व्यवस्थित रूप या भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, आपको लिखना है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। अपभ्रंश के बाद बना अवहट। अवहट में जाके हमारी
अवध भाषा में जो संस्कृत से निकली थी उसमें खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, और अवध के बाद ही जितनी हमारी रचनाएं हुई उसमें हमारी हिंदी का खड़ी बोली का प्रयोग आगे जारी रहा। इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी वर्णमाला में कि हिंदी वर्णमाला को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अभी तक हमने बात की हिंदी के विकास क्रम की, तो हिंदी का विकास क्रम क्या हुआ, पहले संस्कृत बनी, फिर पाली बनी, फिर प्राकृत बनी, फिर अपभ्रंश बना और फिर अवध बना। जहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है, या हम ये भी कह सकते हैं कि संसार की कोई भी भाषा, वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, वो हमेशा दो भागों में बटी होती है। पहला भाग होता है स्वर वर्ण और दूसरा भाग होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? स्वर, जब हम कभी कभी बात करते हैं कि आपके स्वर खराब हो रहे हैं, तो स्वर का मतलब है आपकी भाषा, आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, आपकी मनोवृत्ति क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। तो स्वर वर्ण वे हैं जिनकी खुद की आवाज हो। हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों की खुद की आवाज हो वे क्या कहलाएंगे? आपके स्वर वर्ण कहलाएंगे। अभी हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनको स्वरों की सहायता से पुकारा जाए, वे हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। हमने वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया। पहला हमारा है स्वर वर्ण और दूसरा हमारा है व्यंजन वर्ण। अगर आपसे प्रश्न होता है कि हिंदी की वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो आपका जवाब होगा दो भागों में। दूसरी बात, अभी हम बात करते हैं स्वर वर्ण की। हम पहले स्वर वर्ण को लेते हैं। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न आपसे हमेशा आएगा कि लेखन के आधार पर हिंदी के स्वर वर्ण कितने हैं। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि लेखन के आधार पर हिंदी के स्वर वर्ण कितने हैं। तो लेखन के आधार पर हिंदी के स्वर वर्ण कितने लिखने हैं? आपको 13 लिखने हैं। और अगर क्वेश्चन करता है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी के स्वर वर्ण कितने हैं, तो आपको उत्तर देना होगा उच्चारण के आधार पर हिंदी के स्वर वर्ण कितने हैं? 11। अब 11 क्यों है, 13 क्यों है? अगर हम बात करते हैं तो भी हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारे स्वर वर्ण लिखे हुए हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये कितना हुआ? 11 हुआ। तो ये जो हमने उच्चारण के आधार पे लिया है, तो उच्चारण के आधार पे हमने इसमें 11 स्वर वर्णों को लिया और 2 स्वर वर्णों को हमने इसमें छोड़ दिया, जिनको हम अनुस्वार और अयोगवाह को करके बोलते हैं। इनको हम बाद में चर्चा करेंगे अयोगवाह क्या होते हैं। अभी हम सिर्फ यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, वो सिर्फ 11 स्वर वर्ण के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अभी जो 11 स्वर वर्ण है, इनका विस्तृत रूप क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर वर्ण हमारे कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में, लेखन के आधार पे और उच्चारण के आधार पे। और अगर हम बात करते हैं स्वर वर्ण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आपको लिखना होगा 7 वर्गों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 7 वर्ग कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण। हमने यहां लिखा है उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। सब उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। सबसे पहले क्या है? मूल स्वर और संधि स्वर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उत्पत्ति के आधार पर, जैसे जन्म लिया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत से जो सीधे वर्ण आए हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वर्णों की, वो पहले स्वर वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है आपका मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। अब हम इसमें देखते हैं, जो हमने 11 स्वर वर्ण लिखे कि मूल स्वर हमारे कौन से और संधि स्वर कौन से। देखिए, जिन स्वर वर्णों के ऊपर कोई भी मात्रा का प्रयोग ना हो, जिन भी स्वर वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ना बनाया गया हो, वे स्वर वर्ण क्या हो जाएंगे? आपके मूल स्वर होंगे। अभी आप खुद आसानी से ढूंढ सकते हैं कि जो हमारे स्वर वर्ण लिखे हुए हैं, इसके अंदर हमारा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनके अंदर किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृत से जो वर्ण आए थे, वो सीधे सीधे वर्ण हमारे कहां आ गए हैं? इस हिंदी की वर्णमाला में आ गए। यहां तक क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम संधि स्वर की बात करते हैं। संधि स्वर क्या है? जिन भी चीजों को, जिन स्वर वर्णों को आपस में एक दूसरे स्वर की सहायता से मिलाकर बनाया गया हो या उनकी उत्पत्ति की गई हो भाषा के आधार पे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। हमने 4 स्वर वर्ण निकाले मूल, और 4 के बाद हमारे क्या बचते हैं? हमारा आ बचता है, हमारा ऊ बचता है, बड़ा ऊ बचता है, बड़ी बचता है, ऋषि बचता है, ए, आई, ओ बचता है, सॉरी,
ऋषि नहीं बचता, आ बचता है, बड़ी बचता है, छोटा हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल स्वरों के बाद जो भी हमारे वर्ण बचते हैं वो हमारे क्या बचते हैं, सारे संधि स्वर बचते हैं। संधि स्वर कैसे बचते हैं, देखिए इसमें दो प्रकार के स्वर वर्ण हैं, एक है सजातीय और एक है विजातीय। आ कैसे बना है, ए प्लस क्या बनेगा, जब दो ए को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आ। छोटी ई क्या बनेगा, बड़ी ई। छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ। दो स्वर वर्णों को एक साथ मिला के एक वर्ण तैयार हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं संधि स्वर। तीसरी बात हम क्या कर रहे हैं, बड़ा ऊ। इसी प्रकार से जितने भी स्वर वर्ण हैं वो किसी ना किसी दूसरे स्वर वर्ण की सहायता से बना हुआ है, अतः ये हमारे इस प्रकार के जो स्वर वर्ण होंगे वे क्या कहलाएंगे, संधि स्वर कहलाएंगे। दूसरी बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। आपसे क्वेश्चन करेगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरवर्ण कितने प्रकार के हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरवर्ण आपके कहलाते हैं 4 प्रकार के। पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त, चौथा क्लुप्त स्वर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उच्चारण के आधार पर 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब है छोटा, जिसका रूप छोटा हो, जिसका उच्चारण छोटा हो। दीर्घ, जिसका उच्चारण बड़ा हो, जो एक स्वर की सहायता से बना गया हो, जिसमें दो स्वरों का उच्चारण एक साथ मिलकर पुकारा जा रहा हो। संयुक्त, जो एक साथ बनाया गया हो, किसी दूसरे की सहायता से मिला के बना गया हो, संयुक्त। और क्लुप्त स्वर। अगर हम ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर भी सेम आपके मूल स्वर ही हैं, जो मूल स्वर हैं वही आपके ह्रस्व स्वर होंगे, अर्थात ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे क्या होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे। ह्रस्व स्वर का मतलब है जिनके अंदर हमने किसी भी मात्राओं का इस्तेमाल नहीं किया है, या हम शॉर्ट ट्रिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर में एक मात्रिक वर्ण है वो हमारे सारे क्या होंगे, मूल स्वर भी होंगे और ह्रस्व स्वर भी होंगे। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर दो, अगर इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं दीर्घ स्वर में और संयुक्त स्वर में। दीर्घ स्वर का मतलब है कि जहां पे एक जैसे, एक जाति के एक जैसे दिखने वाले स्वर वर्ण जहां पे मिलने के बाद में एक बड़ा रूप तैयार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ए मिलने के बाद क्या बनेगा, आ बनेगा। उसके बाद छोटी ई छोटी मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो हमारे दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे, 3, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। मगर कभी कभी हम गलती कर देते हैं, हम जो बाकी जो स्वर है ए आई ओ, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, हम दीर्घ स्वर समझ लेते हैं। नहीं, वो दीर्घ स्वर क्यों नहीं है ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो दीर्घ स्वर इसलिए नहीं क्योंकि ये जो स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये एक जैसे वर्ग के वर्णों को मिला के दीर्घ बना है, जबकि ये एक जैसे वर्णों को मिला के दीर्घ शब्द नहीं बना है। इनके बनाने में अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ, अलग वर्णों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये उस स्वर वर्ण में नहीं आएंगे। तीसरी बात करते हैं संयुक्त। संयुक्त में हम बात करते हैं, हमारा मूल स्वर हुआ, ह्रस्व स्वर हुआ, दीर्घ स्वर हुआ। अभी बात करते हैं संयुक्त की। संयुक्त में देख सकते हैं आप ए आई ओ औ। ए में क्या बनता है, ए प्लस ई। ए अलग 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 जाति का है और ई अलग जाति का है, अतः दोनों को मिला के एक साथ मिलाने को क्या कहते हैं, संयुक्त करना या जोड़ना। तो हमने ए और ई को मिला के क्या बना, ए मिला, और ए और ए को मिला के क्या बना, आई को बना। इसी प्रकार हमने ए और ऊ को मिला के क्या बनाया, ओ बनाया, और ए और ओ को मिला के क्या बना, औ मिला। तो हमारे चारों शब्द जो हैं, चारों हमारे स्वर हैं, ये हमारे क्या होंगे, संयुक्त होंगे, ए आई ओ। अतः दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ह्रस्व स्वर क्या होंगे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। कितने होंगे, 4 होंगे। दीर्घ स्वर कितने होंगे, 3 होंगे, आ होगा, बड़ी होगा, बड़ा ऊ होगा। तीसरी बात हम बात करते हैं संयुक्त की। संयुक्त कौन होंगे, जो अलग वर्णों से बने हैं, ए होगा, आई होगा, ओ होगा, औ होगा। अभी लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब है खिंचाव पैदा करना, या किसी चीज के अंदर जब आप बात करते हो, जब आपने देखा होगा जो हमारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसे हम बोलते हैं ओम त्र्यंबकम, तो ओम अगर हम लिखने की बात करें ओम की, तो ओम अगर हम ऐसे लिखते हैं ओम, तो ये ओम गलत होगा। अगर हम ओम को ऐसे लिखें तो सिमिलरली बीच में जो एक 3 जैसा बनता है, हिंदी में तीन की इकाई के जैसा बनता है, उसको हम प्लुत कहते हैं। ये क्या है, अगर हम ओम की बात करते हैं, या हम जो है राम की बात करते हैं, अगर हम राम लिखते हैं, राम के अंदर भी हमें ऐसा ही लिखा जाता है। अगर हम अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के अंदर भी हमारी, अर्थात अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम,
तो ओम में जो बीच में जो ई है, ये ई नहीं है, ये क्या है, 3 है, 3 की इकाई है। अर्थात ये जो 3 है, ये कहना चाहता है कि ओम बोलते समय आपको इस ओ के अक्षर को 3 गुना आगे खिंचाव पैदा करना है, 3 गुना आगे तक बोलना है। ओ मैं, इस तरह करके क्या होगा, ये उच्चारण आगे बढ़ जाएगा। ये सब क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे। हम राम की बात करें, राम, राम नहीं होता, राम, राम, तो राम में क्या है, राम में आ का उच्चारण 3 गुना बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर जो बीच में जो ये 3 है, 3 ही इकाई है, वो 3 गुना उच्चारण का आपको आदेश देता है कि आप इस राम का आ के उच्चारण को 3 गुना आगे खिंचाव करके पुकारेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्लाह की, अल्लाह भी यही है, अल्लाह, तो अल्लाह में भी हमारा क्या होता है, अल्लाह में आ का उच्चारण जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण हैं जिसके अंदर आपकी भाषा में खिंचाव पैदा हो, अंतान पैदा हो। आगे बढ़ते हैं जाति के आधार पे। तीसरा नंबर है जाति के आधार पे। जाति के आधार पे स्वर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर्ण और अस्वर्ण। स्वर्ण एक जैसे दिखने वाले, ए एक जैसे हैं, ई एक जैसे हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ एक जैसे हैं। अर्थात जो एक जैसे दिखने वाले वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे, सवर्ण। जो अलग दिखाई देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अस्वर्ण। अतः इसमें अगर हम ए के साथ में ए को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अस्वर्ण बन जाएगा। और अगर ए के साथ आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्वर्ण बन जाएगा। स्वर्ण माने एक जैसे और अस्वर्ण माने अलग अलग दिखने वाले। इसको आप एक दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, सजातीय और विजातीय भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीसरी बात करते हैं जीव के आधार पे। जब हम जीव से बात करते हैं तो इसके आधार पे भी हमने स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। हमने जाति के आधार में बताया 2 भागों में, और अभी बात करें जीव के आधार पे 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर क्या है, अग्रस्वर की बात करते हैं तो अग्रस्वर वे स्वर हैं जो आपकी जीभ की अगले हिस्से से पुकारे जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चीजें जीभ के अगले हिस्से से बोली जा रही है वो हमारे क्या होंगे, अग्रस्वर होंगे। अग्रस्वर हमारे देखिए, अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो जितने भी हमारे हिंदी की वर्णमाला के स्वरों में फीमेल वर्ण हैं, फीमेल वर्ण हम किनको बात कर सकते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये सारे वर्ण हमारे क्या होंगे, जीभ के अगले हिस्से से पुकारे जाएंगे और इनको क्या बोलेंगे, अग्रस्वर बोलेंगे। तो अग्रस्वर हमारे कितने होंगे, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, कितने होंगे, 4। स्वरवर्ण कितने होंगे हमारे, अग्रस्वर कितने होंगे, 4, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, याद रहेगा। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, मध्य स्वर की बात करते हैं। तो मध्य स्वर की अगर हम बात करते हैं तो मध्य स्वर हमारा पूरी हिंदी के स्वर वर्णों में सिर्फ एक ही है और वो है सिर्फ ए। ए हमारी जीभ के जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो ए शब्द, एक ए वर्ण एक हमारा ऐसा है जो हमारे जीभ के मध्य भाग से पुकारा जाता है। ये हमारे मध्य भाग से पुकारा जाता है तो उसका सिर्फ एक ही है, क्या है, ए। अगर हम बात करते हैं पद स्वर की बात करते हैं तो जितने भी आगे बजते हैं आपके अग्रस्वर के बाद और मध्य स्वर के बाद जितने ही बजते हैं, अग्रस्वर में आपके कितने हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, और तीसरा हमारा मध्य स्वर में क्या है, ए के बाद आपका क्या बजता है, आ बजता है, छोटा ऊ बजता है, बड़ा ऊ बजता है, ऋषि बजता है, ए आई ओ सॉरी ऋषि बजता है, ओ बजता है, औ बजता है। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पस्वर हो जाएंगे। तो पस्वर कितने होंगे आपके, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ओ और औ, ये आपके क्या होंगे, सारे पस्वर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाक के हिसाब से। नाक के अनुसार अगर हम बात करते हैं स्वर वर्णों की तो 2 प्रकार से बोले जाते हैं। सबसे पहला है अनुनासिक, दूसरा है निनुनासिक। गलतियां करते हैं इसमें आप लोग अनुनासिक और निनुनासिक में। अनुनासिक क्या है, साथ में जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, और जो नाक की सहायता से बिना बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं, निनुनासिक कहते हैं। तो अभी अगर हम बात करें स्वर वर्णों की तो अगर आप उच्चारण करके देखेंगे तो हमारा कोई भी स्वर वर्ण अनुनासिक नहीं है, अर्थात किसी भी स्वर वर्ण के अंदर नाक का इस्तेमाल नहीं होता है, सारे क्या हैं, निनुनासिक हैं। अर्थात हमारे किसी भी स्वर वर्ण के अंदर आपका नाक का इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थात नाक के बिना बोले जाते हैं। तीसरी बात,
तो अर्थात ये क्या है, जितने भी हमारे, अगर हम इसमें एक चीज आपसे क्वेश्चन कर दे और क्वेश्चन करने के बाद वो ए के ऊपर यहाँ पे एक बिंदी लगा दे, चंद्र बिंदु लगा दे और आपसे पूछे कि बताइए उपरोक्त वर्णों में से कौन सा जो है आपका अनुनासिक है, तो जिसके ऊपर भी आपका चंद्र बिंदु लगा होगा वो सारे वर्ण क्या होंगे, आपके अनुनासिक होंगे। आगे बढ़ते हैं होठ के हिसाब से। होठों की स्थिति के हिसाब से हमने स्वर वर्ण को दो भागों में रखा है। पहला आपका है व्रतमुखी और दूसरा है अवर्तमुखी। व्रतमुखी क्या है? व्रतमुखी का हम कह सकते हैं कि व्रतमुखी में कह सकते हैं हम, व्रतमुखी की अगर हम बात करते हैं तो व्रतमुखी वे हैं जिनके अंदर होठों की स्थिति अर्थात होठों की सातवीं जीभ की स्थिति व्रत का अनुरूप में ढल जाए, वे हमारे क्या कहलाएंगे, व्रतमुखी। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारे स्वर वर्ण में कौन से ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनको बोलते समय हमारी होठों की स्थिति व्रतमुखी बनती है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अर्थात हमारे चार क्या होंगे, व्रतमुखी होंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये हमारे क्या होंगे, व्रतमुखी होंगे। अव्रतमुखी, अभी खुद हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ हमारे व्रतमुखी हैं तो बाकी जितने भी हमारे स्वर वर्ण बचते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे, अव्रतमुखी ही होंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जीभ के स्थान के आधार पर। हमने जीभ के स्थान के, पहले जीभ के स्थान होता, अब जीभ के स्थान, जीभ किस प्रकार से अपना स्थान चेंज करती है उसके हिसाब से हमने स्वर वर्णों को बांटा है चार भागों में। संवृत, संवृत की जैसे दिखने वाला संवृत। विव्रत, विव्रत का बात करते हैं, विव्रत यानी कि जो वी का आकार लेके व्रत बने वो क्या कहलाएगा, विव्रत। अर्ध संवृत और अर्ध विव्रत। अगर हम संवृत की बात करते हैं तो संवृत के अंदर हमारे चार स्वर वर्ण आते हैं। अर्ध विव्रत की अगर हम बात करते हैं, अर्ध संवृत की बात करते हैं तो हमारे चार वर्ण आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये हमारे क्या आते हैं, हमारे संवृत में आते हैं। तो संवृत में हमारे कितने वर्ण हुए, चार, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर हम बात करते हैं विव्रत की। विव्रत में हमारा सिर्फ एक स्वर वर्ण आता है और वो स्वर वर्ण होगा आपका आ। आगे बात करते हैं अव्रतमुखी की। अव्रत यानी कि व्रत के जैसा दिखने वाला मगर पूरी तरीके से व्रत ना दिखाई दे वो क्या कहलाएगा, व्रतमुखी। इसमें हमारे क्या आ जाते हैं, दो वर्ड आते हैं ए और ओ। ए और ओ हमारे क्या आएंगे, आपके दोनों अव्रतमुखी में, अर्ध संवृत में आएंगे ए और ओ। अब बात करते हैं अर्ध विव्रत की। तो अर्ध विव्रत के अंदर आपका आ जाएगा ए, ऋषि, आई और औ। क्या आ जाएगा, ए, ऋषि, आई और औ। ये हमारे क्या आ जाएंगे, अर्ध विव्रत के अंदर आ जाएंगे। तो ये विस्तृत जानकारी थी आपकी स्वर वर्ण के बारे में। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन स्वर का ही या वर्णमाला का ही एक पार्ट है। स्वर की आवाज खुद की होती है, व्यंजन की आवाज स्वर की सहायता से बोली जाती है। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्णों में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी में व्यंजन कितने प्रकार के हैं। तो आप गलती करते हो, उसमें आप लिख देते हैं कि हिंदी में व्यंजन 52 प्रकार के। नहीं, हिंदी में व्यंजन 52 प्रकार के नहीं है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। कितनी है, 33 है। अब अगर हम आपको एक डिटेल में मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी की वर्णमाला में जो व्यंजन है उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहले आपके मूल व्यंजन और दूसरे हैं मानक व्यंजन। मूल व्यंजन क्या है? मूल व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको सीधे सीधे हमने संस्कृत भाषा से लेके अपनी हिंदी की वर्णमाला में एडमिट कर दिया है, रख दिया है। वे सारे क्या है, आपके मूल व्यंजन है। अभी मानक क्या है, जिनको हमने बनाया, जैसे हमने स्वर में बात की थी संधि स्वर, हमने आ को बनाया है किसकी सहायता से, ए और ए को मिलाकर। इसी प्रकार के हमने मानक जो हमारे व्यंजन है उनको भी 8 व्यंजनों को हमने क्या किया है, दूसरे मूल व्यंजनों की सहायता से बनाया है। तो हमारे दो पार्ट में बांटते हैं व्यंजन को, पहले मूल व्यंजन और दूसरे मानक व्यंजन। अभी हम बात करते हैं अगर व्यंजन को हमने कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में व्यंजनों को बांटते हैं। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन है जिसमें उच्चारण के समय आपके मुंह की जीभ मुंह के किसी भी हिस्से को, तालु को, दांतों को, होठों को टच करे, वो क्या कहलाएंगे, आपके स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और वर्ण कितने होते हैं, 5। ये क्या है, कै, खे, गे, घे, डे। इनको हमने 5 भागों में बांटा है। इसको हम यहाँ पे एक सीधा सा वर्ण लिख सकते हैं, कचटता। क्या लिख सकते हैं, कचटता।
हम यहाँ पे कचटतप भी बोल सकते हैं। कचटतप किस लिए बोलते हैं कि हमने कै चे टे ते पे कै वर्ग कैसे लेके डे तक, चे वर्ग कैसे लेके अने तक, टे वर्ग कैसे लेके ने तक, टे वर्ग कैसे लेके ने तक और पै वर्ग कैसे लेके मैं तक। अर्थात हमने कचटतप जो है उस कचटतप की अगर हम बात करते हैं तो कचटतप में हमारे पूरे 25 व्यंजन वर्णों का इस्तेमाल होता है। और ये क्या है, ये हमारे सभी व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से पुकारे जाते हैं। इसी व्यंजन वर्ण में अगर हम बात करते हैं अभी अंतस्थ व्यंजन, दूसरे पार्ट में अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको पेट की नाभि से आवाज निकलती है और होठों से बाहर निकल के उनको पुकारा जाता है। क्या है, ये। अगर हम ये को जोर से पुकारेंगे तो हमारी नाभि से आवाज निकलेगी और वो बाहर निकलती है। अर्थात क्या होगा, ये रे ले वे, ये रे ले वे जो 4 व्यंजन वर्ण हैं वे क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद बात करेंगे उस व्यंजन की। उस व्यंजन भी आपके 4 हैं, जिसमें आपका बड़ा स है, आपका स है, दूसरा स सरोज वाला स है, ये सर्जम वाला स है, ये सरोज वाला स है, और ये आपका जो है षटकोण वाला स है, और लास्ट में आपका है हम वाला है। तो ये भी आपकी ये क्या है, उस व्यंजन। उस व्यंजन को हम इसलिए उस व्यंजन बोलते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में घर्षण पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, उस व्यंजन कहते हैं। अतः अब हम बात करते हैं उन 33 व्यंजन की। तो हमने क्या किया, पहले 25 क्या थे हमारे कचटतप, और हमने 4 क्या लिए अंतस्थ, और 4 क्या लिए हमने उस व्यंजन। तो हमारे 25 और 8 व्यंजन मिलाकर हमारे क्या हो गए 33। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ भी स्पर्श व्यंजन प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस उस व्यंजन इक्वल टू 33 आपके क्या बने, ये आपके 33 आपके मूल व्यंजन बनते हैं। तो मूल व्यंजनों में अगर आपसे पूछता है क्या अंतस्थ व्यंजन मूल व्यंजनों का पार्ट है, तो हाँ। अगर आपसे पूछता है कि क्या स मूल व्यंजनों का पार्ट है, हाँ बिल्कुल है। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन जो हमने मानक वर्ण में रखे। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन है जिनको हमने किसी दूसरे स्वर वर्णों की सहायता से या आपके दूसरे स्पर्श व्यंजनों की सहायता से लेके बनाया। जैसे हमने क्या है, अक्ष है, कै और स से बना है, त्र है, तै और रै से बना है, अज्ञ है, अ और अक्षय से बना है, श्रय है, श्रयपुर श्रमिक वाला श्रय, ये भी हमारे किसी भी दूसरे व्यंजन वर्णों की सहायता से बना हुआ है। तीसरी बात करते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या है, यानी कि जो पुकारते समय जिनका अलग प्रकृति बन जाए, जिनका रूप बदल जाए, जिनका शब्द के अनुसार प्रवृत्ति चेंज हो जाए, वे क्या कहलाएंगे, आपके द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 2 है, डे और ढे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, उच्चित व्यंजन कहलाएंगे। तो फिर हम बात करते हैं अयोगवा की, जहां पे हमने देखा था कि हमने उच्चारण के आधार पे 11 और लेखन के आधार पे 13, तो हमने जो 2 छोड़े थे, 2 हमने क्या छोड़ा था यहाँ पे, अंग और ए जो छोड़ा था वो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमने अंग और ए को छोड़ा था वो हमारा कहाँ जाएगा, भी अयोगवा में आ जाएगा। तो अंग और ए जो हमारे स्वर वर्ण का पार्ट था उसको हम कहाँ काउंट करते हैं, व्यंजन वर्ण में काउंट करते हैं। अतः अयोगवा का मतलब है कि जो पूरी वर्णमाला से अलग स्थान रखता हो वो क्या कहलाएगा, आपका अयोगवा। तो अयोगवा कितने हैं, अंग और ए 2 प्रकार के हैं। तो ये एक छोटी सी विस्तृत जानकारी थी आपके, ये एक छोटी सी जानकारी थी, विस्तृत जानकारी थी आपके वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में आपको विस्तृत जानकारी आगे भी मैं देता रहूंगा। ये छोटी सी वीडियो थी जिसके जो बच्चे क्लासेस में नहीं थे उस टाइम पे जब हम क्लासेस लेते थे, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी नहीं क्लियर है, उन लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल होगी। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जानकारी आपकी इससे कंसर्न जो भी टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे उनको मैं कवर कराता रहूंगा। इसके बावजूद जो भी प्रश्नावली होगी, जो भी हिंदी से संबंध आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनको हम बार बार पीडीएफ के सहायता से मैं मुन्ना भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको टाइम होगा तो हम उनको भेजते रहेंगे यहाँ से, वो उसको आपको डाउनलोड करने के लिए भेज देंगे। अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा सिलेबस आपका बचा हुआ है, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन भेजना अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर करिए। इसके बावजूद जो भी आपकी क्यूरीज है उसको आप जिस तरीके से भी टेलीफोनिकली या किसी भी तरीके से मुन्ना सर को बता सकते हैं, उस क्यूरीज को हम अगली वीडियोज में क्लियर करेंगे। इसके साथ ही जो भी हिंदी के अंदर आपने अपने अंदर एक डर बना रखा है, एक भय बना रखा है कि हिंदी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नहीं, उसको निकालकर बाहर फेंक दीजिए। डॉक्टर रहमान सर और उनकी टीम, खासकर मैं या बाकी जो टीचर्स हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको ऐसा कोई भी डर पैदा नहीं होने देंगे जिससे आपको ये लगे कि आप एग्जाम छोड़ सकते हैं। आपने
एक कसम लेनी है कि जो भी चीज़ आपको नहीं आती उसको पूछना है और उसको बताने के लिए डॉक्टर रहमान और उसकी टीम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।